हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे हमारे सेशन को। आज है 17 फरवरी। तो 17 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा, एंड तक सेशन को देखिएगा। इंटरेस्टिंग सेशन है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। वहां से आप पीडीएफ को और मॉक टेस्ट को कलेक्ट कीजिए। हम चलते हैं तब तक हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, और यहां पर देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। फिडे फ्री स्टाइल शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा पहली ही बार फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है 2026 में, और इसका खिताब अपने नाम किया है। ऑब्वियस सी बात है, आप अंदाजा लगा लेंगे, यह है मैग्नस कार्लसन। क्योंकि देखिए, अधिकतर जो वर्ल्ड में चेस के टूर्नामेंट होते हैं ना, वो मैग्नस कार्लसन ही जीतते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं ये, और चेस में इनको गॉड के नाम से पुकारा जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, है ना। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से आते हैं, तो इन्होंने फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का भी हाल ही में खिताब जीता। ये हैं मैग्नस कार्लसन। अब बात आती है कि कंपटीशन का या चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया। तो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जर्मनी के एक शहर में, जिसका नाम है विसेनहॉस। जर्मनी के विसेनहॉस में इसका आयोजन किया गया 13 से लेकर 15 फरवरी तक, और पहली ही बार या पहला ही एडिशन है फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का। देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन काफी सारे अलग अलग चेस टूर्नामेंट का आयोजन करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैग्नस कार्लसन की बात करते हैं तो इनका ये 21 वर्ल्ड टाइटल है। इन्होंने क्लासिकल, रैपिड, ब्लीड्स ऐसे वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किए हैं, जो कि चेस के अलग अलग टूर्नामेंट या चैंपियनशिप के नाम हैं। अब इसमें अगर हम फ्री स्टाइल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो पहला मोहरा होता है, जो पहली चाल होती है ना, वो रैंडम चली जाती है ना। कोई भी शुरुआत से ही क्या होता है कि दूसरे जो चेस के टूर्नामेंट होते हैं, शुरुआत से ही जो प्लेयर होता है ना चेस का, वो एक रूपरेखा बना लेता है कि ऐसे ऐसे मुझे चलना है, आगे बढ़ना है, अगर कोई हर्डल नहीं आया तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन इस केस में फ्री स्टाइल जो चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, पहला ही मोहरा रैंडम रखा जाता है। उससे क्या होता है कि जो प्लेयर है ना, उसको सोचने का टाइम नहीं मिलता कि मैं अपनी जो नीति है वो कैसे बनाऊं किसी भी चेस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, है ना। तो इस तरीके से ये फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप है, पहला ही एडिशन है। और आयोजन कहां हुआ है? आयोजन हुआ है जर्मनी में। तो गोल्ड विनर रहे, गोल्ड विनर मतलब पहले स्थान पर मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं। इनको प्राइज मनी मिली है 1 लाख अमेरिकी डॉलर। 1 लाख अमेरिकी डॉलर अगर हम इंडियन रुपीज में देखें तो ऑलमोस्ट 90 रुपीज के आसपास हमारा डॉलर है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1 लाख अमेरिकी डॉलर। मैग्नस कार्लसन का ये 21th वर्ल्ड टाइटल है ऑल ओवर देखा जाए तो शतरंज का। सेकंड पर रहे फेबियानो कारुआना, जिनको हराया मैग्नस कार्लसन ने। फेबियानो कारुआना यूएसए से आते हैं। और तीसरे पर रहे ब्रॉन्ज विनर, एक उज्बेकिस्तान के प्लेयर है नॉडिरबैक, उज्बेकिस्तान से आते हैं, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तीसरे स्थान पर ये रहे हैं। फ्री स्टाइल चेस टूर्नामेंट हमको समझ में आ गया कि ये क्या होता है। यहां पर बात हम फिडे की कर लें, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ओके, पूरे वर्ल्ड में चेस खेलों को आयोजित करवाने वाली, गवर्न करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। चेस के जो टूर्नामेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनका आयोजन यही संस्था करवाती है। स्थापना इसकी 1924 में की गई थी। स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है, और आर्कडी ड्रोकोविच इसके प्रेसिडेंट के पद पर है। डन, आगे बढ़िए। चर्चा में रहा कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर स्थित है? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्वोत्तर राज्य को अगर हम नजर में रखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुमार भास्कर वर्मा सेतु। पूर्वोत्तर भारत की बात जब की जा रही है तो आपको ऑप्शन में समझ में आ जाएगा कि पूर्वोत्तर में बहने वाली इन चारों में से जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। कुमार भास्कर वर्मा सेतु ये असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनाया गया है।
ओके, असम में दो प्लेसेस है, एक गुवाहाटी है ना, और नॉर्थ गुवाहाटी। गुवाहाटी का जो एक्चुअल शहर है उसको नॉर्थ गुवाहाटी से कनेक्ट करता है। अभी तक क्या होता था कि इस दोनों प्लेसेस को जोड़ने के लिए जो भी संसाधन थे उससे ऑलमोस्ट 1 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब जब इस ब्रिज का यूज किया जाएगा तो ये जो टाइम है वो घटकर 7 से 10 मिनट का रह जाएगा। इसको बनाने में 3030 करोड़ रुपए की लागत आई है, और जो मेन ब्रिज है ना वो 1.24 किलोमीटर लंबा है मेन ब्रिज। लेकिन हम अगर पूरा कनेक्टेड कॉरिडोर देखते हैं पूरा, तो वो 8.4 किलोमीटर का है। मेन जो रोड है वो हाईवे है जो दोनों को कनेक्ट करता है, उसमें ब्रिज 1.24 किलोमीटर का है ओनली। इसे नाम दिया गया है कुमार भास्कर वर्मा सेतु। किस राज्य में, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। भारत के असम राज्य में गुवाहाटी पर ब्रह्मपुत्र रिवर पर इसे बनाया गया है। आपको पता है यह पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डॉज्ड पीएससी पुल है। होता क्या है, अगर हम एक्स्ट्रा डॉज्ड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, किसी ब्रिज को बनाने के लिए पिलर्स का भी यूज किया जाता है, और साथ ही साथ आपने देखा होगा जो वायरिंग होती है तारों के माध्यम से ना, केबल स्टेड ब्रिज कहा जाता है इनको। आपने देखा होगा काफी सारे ब्रिज हैं, मुंबई में है अटल सेतु, और बहुत सारे जिनको तारों के माध्यम से केबल स्टेड ब्रिज बनाए जाते हैं। तो यहां पर दोनों ही तकनीक का यूज किया गया है, क्योंकि असम की अगर हम लोकेशन देखेंगे तो ये हेवी अर्थक्वेक जोन में आता है, जहां पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा विनाशकारी आते हैं। तो इसीलिए अगर कभी ऐसा अर्थक्वेक आ जाता है तो ये ब्रिज संभाल पाए खुद को, इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा डॉज्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। गर्डर ब्रिज और केबल स्टेड ब्रिज दोनों ही देखने को मिलेगा हमको। पूर्वोत्तर का ये पहला ऐसा ब्रिज है, ध्यान रखना, जिसका नाम है कुमार भास्कर वर्मा सेतु। इजी, कुमार भास्कर वर्मा 7th सेंचुरी में असम के राजा रहे हैं। असम के बहुत ही फेमस शासक थे। अगर हम उत्तर भारत में देखें तो हर्षवर्धन के समकालीन माने जाते हैं। आपको पता है असम का सबसे बड़ा नदी पुल अगर पूछा जाता है तो ढोला शादिया, इसे भूपेंद्र हजारिका के नाम से भी जाना जाता है। 9.15 किलोमीटर लंबा है असम का सबसे बड़ा ब्रिज। ये लोहित रिवर पर है जो कि ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरी है, और इसका इनॉग्रेशन 2017 में किया गया था। यह जो ब्रिज है असम को अरुणाचल प्रदेश राज्य से कनेक्ट करता है। आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा बना है? तो आईजीबीसी का मतलब है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इसका प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला इंडिया का पहला पोर्ट बना है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। आपको पता है कुछ सेशंस पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। क्यों डिस्कस किया था? भारत का पहला पोर्ट जहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है, कौन सा है ये? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। अब आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला ये इंडिया का पहला पोर्ट बना है। किस राज्य में है? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है। इजी, देखिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल संस्था की बात बाद में करेंगे। ये एक रेटिंग देता है जिसे कहा जाता है प्लेटिनम रेटिंग। ऐसी बिल्डिंग को जो कि ग्रीन बिल्डिंग मतलब पर्यावरण के पूर्णतः अनुकूल इमारत है, ऐसी जो बिल्डिंग है उनको दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है प्लेटिनम रेटिंग। अब ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है? ऐसी बिल्डिंग्स जो कि कार्बन उत्सर्जन जहां से ना के बराबर होता है, ओके, इको फ्रेंडली है, तो ऐसी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग का दर्जा दिया जाता है। अब वीओ चिदम्बरनार पोर्ट की बात करें तो इससे ये रेटिंग क्यों दी गई? तो देखिए इसके जितने भी प्रशासनिक भवन है वो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। सेकेंड, 100% रिन्यूएबल एनर्जी, पूरी तरीके से पूरा पोर्ट सोलर एनर्जी और अदर जो ग्रीन सोर्सेस से इलेक्ट्रिसिटी के उनसे ऑपरेट हो रहा है। इसके अलावा वाटर सेविंग, पानी की बचत की जाती है, वाटर को सेव किया जाता है, स्मार्ट वाटर मीटर लगाए गए हैं, और ग्रीनरी काफी ज्यादा है। मतलब अगर हम पोर्ट का एरिया देखेंगे तो 70% हिस्सा पूरी तरीके से पेड़ पौधों से कवर है। तो इसीलिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का प्लेटिनम रेटिंग दी गई है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट को। अगर हम इस संस्था की बात करते हैं तो भारत में ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली संस्था है।
ये सर्टिफाइड भी करती है और प्लेटिनम सर्टिफिकेशन भी प्रदान करती है। इस संस्था की स्थापना 2001 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है हैदराबाद में। किसके अंडर ये संस्था आती है? तो ये जो संस्था है ना, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ, इसका ही एक पार्ट है। और ग्रीन बिल्डिंग के लिए मान्यता देना, सर्टिफिकेट देना इस संस्था का मुख्य कार्य है। इजी समझ में आया? आगे बढ़ने से पहले आप सभी का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए स्टडी मटेरियल यहां पर अवेलेबल है, तो आप इस स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस आपके सभी कवर हो जाएंगे। आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस पर अभी आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इस स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे की एग्जाम में देखिए, वैसे तो आपको स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अदर रेलवे एग्जाम के लिए भी आपको फाउंडेशन तैयार करने में यहां से मदद मिलेगी। तो सभी एग्जाम्स में आपको ये काफी हेल्प करेगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट अवेल कीजिए। और कोई भी आपको हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। ओके। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे। ये डे हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 17 फरवरी को। ठीक है, 17 फरवरी को हर साल ये डे मनाया जाता है। देखिए, जब भी ये डे मनाया जाता है कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाता है। तो इस बार 16 से लेकर 18 फरवरी तक 4th ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे कॉन्फ्रेंस और एक्सपो इसका आयोजन किया जा रहा है केन्या के नैरोबी में। नैरोबी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, केन्याट्टा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। एयरपोर्ट नहीं, कन्वेंशन सेंटर, जहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। हर साल जब भी डे आता है तो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। तो इस बार ये चौथी बार ये डे मनाया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने 2023 में इस डे को मनाने के लिए मान्यता दी थी और 2023 से ये हर साल मनाया जा रहा है। तो 2026 में ये 4th एडिशन है या फिर चौथी बार मनाया जा रहा है ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे को। अच्छा, उद्देश्य क्या है इसको समझो। पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म को बढ़ावा देना, टिकाऊ टूरिज्म को बढ़ावा देना, मतलब अगर कोविड-19 जैसी भी परिस्थिति आ जाए तो भी जो टूरिज्म है वर्ल्ड का वो प्रभावित ना हो, है ना, उसको स्थायी रखा जा सके और इस तरीके से टूरिज्म की इंपॉर्टेंस पूरे वर्ल्ड को बताई जा सके कि किसी भी देश की इकोनॉमी में टूरिज्म का कितना ज्यादा योगदान होता है। यूरोप जैसे देश जो डेवलप हुए हैं वो टूरिज्म की बदौलत हुए हैं आने वाले टाइम में। मतलब कुछ समय तो जो औद्योगिक क्रांति थी उनसे डेवलपमेंट मिला, लेकिन एक वक्त के बाद फिर टूरिस्ट क्योंकि यूरोप जाना शुरू हुए तो उसके बाद इनकी इकोनॉमी में, यूरोप के देशों की इकोनॉमी में टूरिज्म का भी एक मेजर रोल रहा है। ओके, तो इन सभी के प्रति लोगों को अवेयर करना इसलिए मनाया जाता है ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे। तो कब मनाया जाता है? तो ये 17 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी जो कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि चौथी बार ये मनाया जा रहा है 2023 से अभी तक, तो अभी जो कॉन्फ्रेंस है ये 4th ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो है, जिसका आयोजन केन्या के नैरोबी में किया जा रहा है। इजी थीम क्या रखी गई है? तो टूरिज्म रेसिलियंस इन एक्शन फ्रॉम क्राइसिस रिस्पॉन्स टू इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस डे की थीम रखी गई है 2026 में। तो ये तो 17 फरवरी का हो गया। इसके अलावा देखिए 15 फरवरी को एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। एक वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को आता है, लेकिन ये इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। और 15 फरवरी को वर्ल्ड पेंगुइन डे के रूप में भी मनाया जाता है, वर्ल्ड पेंगोलिन डे के रूप में भी मनाया जाता है। मतलब एक प्रकार का जानवर है जिसके लिए ये डे मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। हाल ही में घोषित पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितनी राशि तक कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा? तो पीएम राहत योजना एक स्कीम को हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, भारत के पीएम के द्वारा अनाउंस किया गया है, जिसके तहत रोड एक्सीडेंट में अगर कोई घायल होता है
तो उसे 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, कैशलेस इलाज प्रोवाइड किया जाएगा। तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसका नाम है पीएम राहत, ओके स्कीम। अगर हम फुल फॉर्म देखें तो रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट, राहत का फुल फॉर्म है। तो पीएम राहत स्कीम है, ये अभी लॉन्च की गई है। एक्चुअल में होता क्या, इंडिया में एक सर्वे जिसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि भाई इंडिया में जितनी भी डेथ होती है ना रोड एक्सीडेंट में, शुरुआत के 1 आवर, एक्सीडेंट होते समय शुरुआत के 1 आवर में अगर किसी को सहायता नहीं मिलती है तो ये 50% मौतों का कारण है इंडिया में रोड एक्सीडेंट के लिए। और इसी टाइम पीरियड को कहा जाता है गोल्डन आवर। तो ऐसे जो रोड एक्सीडेंट के केस है ना, उसमें गोल्डन आवर में ही कैशलेस तुरंत अस्पताल में लोगों को भर्ती मिल जाए, अस्पताल में एडमिट किया जा सके और उनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है पीएम राहत स्कीम को। ओके, तो याद रखिएगा, रोड एक्सीडेंट के केस में 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट फ्री देता है ये। इसमें होता क्या है कि एक्सीडेंट की तारीख से 7 दिन तक ये मान्य होगा। देश के किसी भी रोड एक्सीडेंट में, चाहे वो किसी भी रोड पे हुआ हो, उस केस में यह बीमा कवर या बोल सकते हैं एक्सीडेंट कवर लागू होता है। 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज इसके तहत दिया जाएगा। योजना देखिए, यह योजना जो है ना 112 जो एक इमरजेंसी नंबर है उससे जुड़ी हुई है। एक्सीडेंट होने पर 112 को डायल करो, एम्बुलेंस और जो भी पास का हॉस्पिटल है ना उसकी जानकारी मिलेगी, तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकेगा। और जैसे ही हॉस्पिटलाइज्ड कोई होगा ऐसे एक्सीडेंट केस में, तो पुलिस और हॉस्पिटल को डायरेक्टली डिजिटल सिस्टम से एक्टिवेट हो जाएंगे वो, और सारी कार्रवाई वो कर लेंगे। मतलब जो पेशेंट है या उसके साथ जो है उसको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इंस्टेंट ट्रीटमेंट दिया जा सकता है रोड एक्सीडेंट के केस में। गोल्डन आवर की जो डेथ है उसको कम करने के लिए काफी मदद कर सकता है। तो ये पीएम राहत स्कीम है, 1.5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट कवर दिया जाएगा कैशलेस। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में मेडल टैली में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था अभी, और इसमें मेडल टैली में पहले स्थान पर इंडिया रहा है। ठीक है, तो नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया। इस बार ये 17th एडिशन था एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का, है ना। और यहां पर नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। यह क्वेश्चन आ सकता है। 17 से ज्यादा कंट्रीज के प्लेयर्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने टोटल 94 मेडल अपने नाम किए इस इवेंट में, और मेडल टैली में इंडिया पहले स्थान पर रहा। देखिए 94 मेडल में से हम सेपरेट भी करके देखेंगे, मेडल टैली भी देखेंगे, लेकिन यहां पर दो जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके बारे में आप याद रखिएगा। एक है मनप्रीत सिंह, इन्होंने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी से संबंधित है। एक है स्विफ्ट कौर सामरा, 50 मीटर राइफल प्रॉन इवेंट विमेन्स सेक्शन में या विमेन्स सीनियर कैटेगरी में, इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ये दोनों शूटर काफी सुर्खियों में रहते हैं, तो यहां पर मैंने एक बार इन पर आपको यहां पर पता होना चाहिए हमको कि किस खेल से संबंधित है, तो यहां पर इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले ली। मेडल टैली की बात करें तो मेडल टैली में इंडिया पहले स्थान पर रहा। 94 मेडल हमने जीते, 51 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास आए। सेकंड पर कजाकिस्तान रहा 29 मेडल के साथ, और थर्ड पर रहा है उज्बेकिस्तान जो कि 25 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा। तो इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है और पहले नंबर पर भी है, तो ये याद रखिएगा 94 मेडल इंडिया ने जीते हैं। इसमें से गोल्ड कितने हैं? तो 51 गोल्ड है। इस बार एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का 17वां एडिशन था। 2025 में इसके 16वें एडिशन का आयोजन किया गया था कजाकिस्तान के एक शहर में। तो कजाकिस्तान देश याद रखो। 16वां एडिशन, अब 17वां एडिशन नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है, उन्होंने एक स्कीम अनाउंस की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। इसका उद्देश्य है कि राज्य में जो ट्रेडिशनल कारीगर हैं,
अलग अलग क्षेत्रों के, उनको ट्रेनिंग दी जा सके और फिर उनको इंटरनेशनल या वैश्विक बाजारों से जोड़ा जा सके। यह उद्देश्य है, आंसर डी हो जाएगा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का। तो दिल्ली सरकार ने या दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इसे अनाउंस किया है हाल ही में। दिल्ली खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा योजना को। दिल्ली के जितने भी ट्रेडिशनल कारीगर हैं, जैसे दर्जी, बुनकर हो गए, कुम्हार हो गए, है ना, मिट्टी के घड़े बनाते हैं या ऐसी कोई आर्ट बनाते हो मिट्टी से रिलेटेड या फिर कोई भी अदर, उन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग उनको अपना प्रोडक्ट कैसे बनाना चाहिए, क्या उनको सावधानियां रखनी चाहिए। अभी क्या है, वो एक लोकल लेवल पर है, लोकल लेवल पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो उन्होंने सीखा उनके पास वो योग्यता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उनका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे ट्रेडमार्क चाहिए होंगे उनको, वर्ल्ड का जो एक सिनेरियो है उससे उनका प्रोडक्ट कैसे सेट होगा उस सिनेरियो में, इन सभी की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी ताकि ग्लोबल मार्केट से इन सभी कारीगरों को जोड़ा जा सके। तो यह उद्देश्य है दिल्ली की स्किल डेवलपमेंट स्कीम का, सीएम स्किल डेवलपमेंट स्कीम, या इसे कहा जा सकता है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, सभी जो कारीगर हैं ई श्रम पोर्टल पर उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। लगभग 18,000, है ना, से इनकी शुरुआत की जाएगी, मतलब इनको धीरे धीरे जोड़ा जाएगा। जितने भी हैं, कोई भी चाहे वो किसी से रिलेटेड काम करता हो, उन सभी को यहां पर जोड़ा जाएगा। 12 दिन की फ्री ट्रेनिंग इनको दी जाएगी, है ना, 12 दिन की फ्री ट्रेनिंग है और ऑलमोस्ट 12 दिन अगर हम देखें तो यहां पर घंटे ज्यादा होना चाहिए, इसको करेक्ट कर लेना, है ना, 12 दिन यहां पर नोट कर लो। 12 दिन की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, 4800 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा और साथ ही साथ 100 रुपए प्रतिदिन उनके जो फूड या भोजन का है वो सहायता दी जाएगी। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर एक टूल किट दी जाएगी, मतलब एक प्रकार से उनको सहायता दी जाएगी जो भी प्रोफेशन में वो है। जैसे सिलाई अगर कोई करता है तो सिलाई मशीन जैसी चीजें, तो ये सब टूल किट भी उनको दी जाएगी उनके काम से रिलेटेड। और ट्रेनिंग पीरियड में उनको 4800 रुपए का जो स्टाइपेंड है, मतलब जो आर्थिक सहायता है, वो हर महीने यहां पर दी जाने वाली है। ठीक है, कारीगरों के प्रोडक्ट को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर लिस्ट किया जाएगा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, ताकि वे अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में ऑनलाइन बेच पाए। तो इस तरीके से स्कीम दिल्ली में काम करने वाली है। ट्रेडिशनल कारीगरों के लिए इस स्कीम को लाया गया है। नीति आयोग की ट्रेड वॉच रिपोर्ट के अनुसार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कौन से स्थान पर है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो कि योजना आयोग के स्थान पर कभी बना था 2015 में, ये एक रिपोर्ट निकालता है क्वार्टरली, है ना, ट्रेड वॉच रिपोर्ट इसका नाम है। अभी नीति आयोग ने अपनी ट्रेड वॉच रिपोर्ट निकाली है और इसमें बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया चाइना के बाद वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर है। ओके, तो बहुत अच्छा हमने प्रोग्रेस किया है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को काफी हमने बूस्ट किया है। इस रिपोर्ट में ये चीजें बताई गई है। तो ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट है, नीति आयोग ने जारी की है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के भविष्य का रोडमैप यहां पर बताया गया है। भारत के ट्रेड ट्रेंड्स, एक्सपोर्ट ग्रोथ और इन सभी से रिलेटेड सभी डेटा का विश्लेषण किया जाता है ट्रेड वॉच रिपोर्ट में। हर 3 महीने में आती है, क्वार्टरली है और साल में 4 बार जारी होती है। अब इस रिपोर्ट में जो कहा गया है हम एक बार नजर डाल लेते हैं। सारी चीजें हमको नहीं पढ़ना है, पर एक बार हमको देखनी पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि ट्रेड वॉच रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये नीति आयोग करता है। इसने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट में इंडिया दूसरे स्थान पर है, ओके, वर्ल्ड में। पिछले 10 सालों में दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस 4.4% की दर से बढ़ा है। 10 सालों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 17.2% की दर से बढ़ा है, मतलब दुनिया से 4 गुना ज्यादा तेजी से हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी डिमांड है उसमें 25%, मतलब 1/4 केवल चिप्स की है, मतलब सेमीकंडक्टर चिप जो होती है उनकी। लेकिन इंडिया, अगर हम इसका निर्माण देखें या इसकी आपूर्ति देखें तो उसमें बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन इंडिया का देखने को मिलता है। इंडिया प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी हमको बहुत आगे काम करना है।
भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़कर 42.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसमें से आधे से ज्यादा हम केवल मोबाइल फोन ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है, हम सबसे ज्यादा जो चीजें मंगाते हैं ना, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स या जो चिप होती है उनका सबसे ज्यादा योगदान है, अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो रिपोर्ट में ऐसी काफी सारी चीजों को एनालिसिस किया गया और साथ ही बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है सेंट्रल की, उसके तहत यूनियन बजट में 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं स्कीम को, ताकि हम अपने एक्सपोर्ट जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसको और ज्यादा बूस्ट कर पाए। और 2030 तक भारत के कुल जो वस्तु निर्यात है उसमें 20 से 30% का जो हिस्सा है वो ई कॉमर्स का होने वाला है। अभी ये बहुत कम है, लेकिन 2030 तक हमारा प्रयास है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट है, कैजुअल फैक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस की है। नीति आयोग को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार का थिंक टैंक है, जो कि नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में बना था, है ना। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। इसके चेयरमैन हमेशा पीएम होते हैं, तो अभी नरेंद्र मोदी है। वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी और सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? इंडिया का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति म्यूजियम, इसे स्थापित किया जाएगा मथुरा, उत्तर प्रदेश राज्य में। देखिए होगा क्या, एक म्यूजियम है ना, गाय से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनकी यहां पर प्रदर्शनी दिखाई जाएगी, चाहे उनकी नस्ल हो, गाय की जितनी भी नस्लें। एक्चुअल में मथुरा में एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, यहां पर यह म्यूजियम स्थापित किया जाने वाला है। यूपी गवर्नमेंट का ये एक प्रोजेक्ट है। तो म्यूजियम में क्या होगा कि एक तो गाय से रिलेटेड हिंदू मान्यताओं में जो भी उसका धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक महत्व है वो बताया जाएगा, उनसे रिलेटेड प्रदर्शनी लगाई जाएगी, और गाय और उससे दूध या जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनका क्या साइंटिफिकली इफेक्ट है बॉडी पर, आयुर्वेद में उनका क्या उपयोग है, इन सब की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और गाय की जितनी भी नस्लें, जितनी भी प्रजातियां हैं, उनके मॉडल्स को भी यहां पर रखा जाएगा और उनकी प्रजातियों के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो भी रिसर्चर आना चाहे वो यहां पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा और एजुकेशन पर्पस से भी इसका निर्माण किया जा रहा है, ताकि आगे वाली पीढ़ी को पता चले कि जो पशुपालन है ना, वो इकोनॉमी में भी काफी हेल्प करता है और हेल्थ के लिए भी उसके जो प्रोडक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन उद्देश्य से शुरू किया गया है काउ कल्चर म्यूजियम। ये भारत का पहला होगा, स्थापित किया जा रहा है कहां पर? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। कृष्ण जन्मभूमि है, तो उससे भी इसका एक आध्यात्मिक महत्व देखने को मिलता है। बांध सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? बांध सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी, इसका आयोजन हाल ही में किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटका में। आयोजन करने वाली संस्थाएं बहुत सारी, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो इंडियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना, मिनिस्ट्री है। एक तो ये कर्नाटका की गवर्नमेंट और सेंट्रल वाटर कमीशन, और इसके अलावा कुछ और संस्थाएं भी हैं जिन्होंने मिलकर इसका आयोजन किया है बेंगलुरु में। ओके, इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है ये। उद्देश्य नाम से समझ में आ जाएगा, डैम सेफ्टी को मजबूत कैसे किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा करना। ग्लोबल लेवल पर जो भी इंफॉर्मेशन है डैम सेफ्टी को लेकर, उनका आदान प्रदान करना जितने भी डेलीगेट्स यहां पर आएंगे। ओके, और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, रिस्क इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देना, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। तो ये इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है जिसका आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु, कर्नाटका में। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित की गई? तो कर्नाटका के बेंगलुरु में। एक एआई चैटबॉट यहां पर लॉन्च किया गया, एआई पावर्ड चैटबॉट है जिसका नाम है डैम चैट। ओके, इसका उद्देश्य क्या? देखो, आईआईटी रुड़की का एक डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स, इन्होंने इसको डेवलप किया है। इंजीनियर्स और जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको बांध की सुरक्षा से जुड़ी जितने भी नियम है
जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सभी की जानकारी एक ही क्लिक पर एक ही जगह पर मिल जाए, चाहे वो कोई सा भी डैम। तो ये एक चैटबॉट बनाया गया है डैम चैट, जिसे यहां पर लॉन्च किया गया। डन। तो कॉन्फ्रेंस है हमारी इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, आयोजन कहां हुआ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। तो यहां पर 17 फरवरी के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था, ये अध्यक्ष कौन हो गए? उदय कोटक। 2026 में एक पद्म अवार्ड मिला है, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। बारबाडोस की किस प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक चुनावी जीत दर्ज की? तो यह है मिया अमोर मॉटली। फीपी अवार्ड 2025 का ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो यह दिया गया ऑयल इंडिया लिमिटेड को। इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह इंडियन आर्मी करने वाली है। डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित पोलियो वैक्सीन नोपवीड 2 को मंजूरी दी है? तो यह बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा डेवलप की गई है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कर्म योगा फॉर एम्पावर्ड भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू, भारत की प्रेसिडेंट ने। किस प्रकार की बीमारियों के अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक स्थापित किया गया? तो यह है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। किस राज्य की विधानसभा ने एमएलएस के लिए एआई बेस्ड डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम शुरू किया है? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हो गए, रिवाइज कर लिए हमने। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख लेते हैं। क्या है? वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाना जाने वाला प्रित्जकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया लिउ जियाकुन को। 18th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो यह 2025 में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। और वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नाम की जो बुक है, यह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। तीनों क्वेश्चन के आंसर सभी के बिल्कुल सही थे। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कल ही हमने डिस्कस किया, कल या परसों के सेशन में, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? गुजरात में किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? यह हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था। निंगोल चक्कोबा त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये 3 क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।